चलो बाबू, बिल्कुल हाँ आ चुके हैं सर। आज का क्लास हमारी है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। आज मैं क्लास आपको ऑफलाइन डाल रहा हूँ। ऑनलाइन की वजह से अभी आपका क्लास मैंने पढ़ा रहा था, तो ऑनलाइन ऑफलाइन की वजह से आज थोड़ा नेटवर्क में काफ़ी प्रॉब्लम की वजह से आपका क्लास ऑन लाइव हो नहीं पाया। ठीक है, तो एक छोटी सी टॉपिक थी, ऐसे भी मैं क्लास को लाइव ही पढ़ाता, लेकिन छोटा सा टॉपिक है तो मैं अभी आपको ऑफलाइन क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को अगर सारा वीडियो बच्चे देख लेंगे, हमारी 2 टॉपिक से रिलेटेड बात हुई थी हमारी। ठीक है ना, मैं वो बच्चा अभी पढ़ा रहा था, लेकिन नेटवर्क सर्वर प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा सिग्नल टूट गया हमारा और सिग्नल पकड़ नहीं रहा है। इसके कारण मैं आपका ये ऑफलाइन वीडियो आपके पास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है सर। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में हमारे साथ आप लगे रहते हो, जुड़े रहते हो, लेकिन इसमें जुड़े नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से जुड़ूंगा आपके पास। 4 से आपका क्लास मैथ का क्लास होगा जैसे होता था सर, और 6 बजे से केमिस्ट्री का क्लास है आप सभी का। ठीक है, तो करना ना भूले, 6 बजे भी आना है सर, 4 बजे भी आना है, 6 बजे भी आना है। चलो इसमें शॉर्ट क्लास में मैं इसको खत्म करूंगा इस टॉपिक को। बस 2 टॉपिक लेकर आया हूँ, आप टॉपिक देखकर समझ गए होंगे सर। 2 टॉपिक सर आज की क्लास की हमारी 2 टॉपिक क्या है ना कि सर उत्तल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या स्थिति होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमने देख चुका था। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति आज देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग भी देखेंगे सर। दोनों में क्या उपयोग होता है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों तरह का बनता है सर, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, दोनों तरह का बनता है। हर स्थिति में वास्तविक बनता है, बस एक स्थिति में काल्पनिक बनता है सर। वो कौन सा स्थिति होता है सर, तो वो स्थिति जो होती है हमारी ना, वो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो। ठीक है, यहाँ तक हमारी हो चुकी थी। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है सर, यहाँ तक हमारी हो चुकी थी। आज हम देखने वाले हैं सर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। बाबू उत्तल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनता ही नहीं है, हमेशा काल्पनिक बनता है। पहली कंसेप्ट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वास्तविक कभी नहीं बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनती है सर। ठीक है, मैं भी उसी चीज के बारे में, दशा के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। मैं आपके सामने एक पॉइंट देना चाहता हूं सर उत्तल दर्पण के बारे में, उसके बाद मैं इस पे फिगर पर डिस्क्रिप्शन करूंगा। आपके सामने एक बहुत अच्छे पॉइंट आ चुके हैं हमारे सामने। कह रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या स्थिति होता है। जैसे अवतल दर्पण में हमने पढ़ा, वही चीज हमने उत्तल दर्पण में सर पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति क्या होता है सर, तो बोल रहा है ना कि उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच बनता है और वस्तु से छोटा एवं सीधा आभासी। बिल्कुल, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही दूसरा नाम आभासी बोला जाता है। और हम जानते हैं सर काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैं जानता भी होगा नहीं। मतलब पॉइंट बोल रहा है ना कि हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वस्तु के छोटा बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है। तो मैं देख लेता हूं सर, इसमें भी बाबू 3 कंडीशन होता है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें भी आपका 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, मैं इस चीज को हटाता हूं सर एक बार, ठीक है, मैं इसके बाद में फिगर से आपको समझा दूंगा, उसके बाद में बात करूंगा सही से। ठीक है, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे भाई। मैं 3 फिगर आपको बनाऊंगा उत्तल दर्पण, आप लोग उत्तल दर्पण देखे भी होंगे सर, मैं बता भी देता हूं अभी आपको। ठीक है, ये रहा सर मेरा उत्तल दर्पण। ठीक है बाबू, उत्तल दर्पण जानते हैं सर अंदर की ओर हैचिंग रहती है हमारी, अंदर रंगा होता है ना बाबू, प्रवर्तक सतह उठा होता है। आज मैं उत्तल के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये दर्पण का दोनों सिरा उत्तल दर्पण। इसका फोकस सर, इसका फोकस कहाँ होगा। अरे भाई लग रहा है कि ये गोलीय दर्पण है तो अंदर की ओर ना फोकस होगा और केंद्र इसका अंदर की ओर होगा, क्योंकि सर ये गोलीय दर्पण अंदर की ओर बन रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां से मैं बना देता हूं इसको, मैंने इसको दे दिया। ये हो गया सर हमारा केंद्र, ये हमारा हो गया सर फोकस, ले लीजिए। और हमने देखा था सर ये मेरा ध्रुव है P, ध्रुव से C केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। और हमने पढ़ा था कि वक्रता त्रिज्या फोकस, मतलब फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है सर, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये जो F होता है फोकस दूरी, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैंने सारा फॉर्मूला को प्रूफ भी मैं करूंगा सर। ये मेरा पहला स्थिति, मैं तीनों स्थिति में सर प्रकाश को बनाऊंगा, प्रतिबिंब बनाऊंगा। दूसरा स्थिति सर, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, टेंशन नहीं लेना है सर। लाइव क्लास नहीं हुई तो एक मैं क्लास को अभी आपका ऑफलाइन में दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो।
चलिए ये रहा मेरा उत्तल दर्पण, अंदर की ओर इसका हैचिंग रंग दो, पॉलिश कर दो, पॉलिश करेंगे सर तभी बनेगा मेरा उत्तल दर्पण। बहुत खूबसूरत। इसमें भी सर क्या होगा सर बाबू, इसमें भी सर हमारा एक फोकस होगा, इसमें भी सर हमारा एक केंद्र होगा सी, मुख अक्ष के ओर 2 फिगर। तीसरा फिगर कहाँ बनाइएगा सर, तो मैं तीसरा फिगर ही बनाता हूँ, बस जस्ट वेट, इंतजार करो बाबू। पहला कंडीशन, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, यहां से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमेशा प्रतिबिंब जो होता है सर ना वो काल्पनिक बनता है। और कहाँ, एक और पॉइंट नोट करने वाली बात थी जो मैं आपको पॉइंट दिया था, एक और पॉइंट दिया था कि हमेशा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच ही बनती है। अच्छा वस्तु कहाँ रखेंगे सर, वस्तु इधर थोड़ी रखना है, ये तो रंगा हुआ पार्ट है ना। प्रकाश का प्रवर्तक सतह ये है हमारा, दर्पण का प्रवर्तक सतह ये है, तो वस्तु को इधर रखेंगे ना, वस्तु को इधर रखेंगे ना बाबू, क्योंकि लाइट इधर से ना मारेगा तो दर्पण से विचलित होगा सर। काल्पनिक कहने का मतलब क्या कि कल्पना करना, रियल में कभी इमेज नहीं बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कल्पना करते हैं, हम भी कल्पना करते हैं काश हम चंद्रमा पर जाते, तो काश पॉसिबल नहीं है, हम लोग के लिए पॉसिबल भी नहीं है चंद्रमा पर जाना, ठीक है। काश मतलब कल्पना कर रहे हैं उस चीज के बारे में, काश मेरे पास फाइटर जेट होता, काश मेरे पास एक बड़ा सा प्लेन होता, तो एक कल्पना हम लोग कर रहे हैं। काश मेरे पास एक पंख होता, तो एक कल्पना जो पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सर, ठीक है, उस चीज को मैं कल्पना कर रहा हूं, तो एक कल्पना हम लोग करते हैं तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है। तो जैसे मैं वस्तु को अनंत पर रखा, बस 3 कंडीशन तो बनता ही है सर, एक अनंत हो गया, एक अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, और तीसरा रखेंगे ध्रुव पर। इसमें 3 ही प्रतिबिंब, वस्तु का 3 ही स्थिति। जैसे अवतल दर्पण में क्या स्थिति था कि एक बार वस्तु अनंत पर, फिर अनंत और सी के बीच में इधर वस्तु को इधर रखते थे, याद करो, क्योंकि अंदर परावर्तक सतह होता था अवतल का, तो एक बार अनंत पर, अनंत और सी के बीच में, फिर सी पर वस्तु को रखें, फिर वस्तु को सी एफ के बीच में रखें, फिर सी एफ पे रखें, फिर एफ और पी पे, पी के बीच में रखें। लेकिन उत्तल में थोड़ी ना, उधर कुछ, उत्तल दर्पण में इधर एफ और पी थोड़ी है, वस्तु का स्थिति में 2 ही है, एक उधर एकदम दूर अनंत, फिर अनंत और ध्रुव के बीच में, और तीसरा ध्रुव पे। ये 3 कंडीशन हमारी है सर। तो 3 कंडीशन हमारी है, तो पहला मैं अनंत पे रखता हूं, मतलब अनंत पे मतलब कहीं दूर से प्रकाश आ रही है हमारी, ठीक है, कहीं दूर से प्रकाश आ रही है, इस ढंग का, कहीं दूर से प्रकाश आई बाबू, प्रकाश आई सर, आई टकरा के वापस चल गई, बिल्कुल चल गई सर। तो लग रहा है बाबू कि ये वाला किरण अगर मैं डॉटेड देता हूं तो फोकस से होकर जा रहा है। देखो तो बाबू, मैं इसको अगर डॉटेड देता हूं तो फोकस से होकर जा रहा है। दूसरा किरण आया, दूसरा किरण मैं इधर से ऐसे भेजा, टकरा कर फिर चला गया ऐसे, तो ये जो आया सर और ये टकरा कर गया, तो ये भी जाता है सर फोकस से। इसको जब इमेजनरी करेंगे ना तो लगभग फोकस से मिलकर जाएगा। नीचे करो, नीचे से मैंने प्रकाश भेजा अनंत से, अनंत से मतलब काफी दूर से मैंने भेज रहा, टकराया, टकरा के ऐसे नीचे जा गया, तो ये आया और चला गया सर। तो देखो तो कहाँ मिल रहा है सर, लगभग कल्पना कर रहे हैं कि लग रहा है मिल रहा है फोकस पे, ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं कि लगता है कि सारा रेखा किरण कहाँ कट रहा है बाबू, तो फोकस पे कट रहा है सर। हम जानते हैं उसी जो जहां पे किरण कटता है उसी को प्रतिबिंब बोला जाता है। जहां पे किरण जाती है उसी को प्रतिबिंब बोली जाती है। तो सर जब वस्तु अनंत पे रखा, एकदम देखो ध्यान से बाबू, पहला वस्तु का स्थिति, स्थिति मैंने बताया, तो स्थिति मतलब क्या, वस्तु अनंत पर रखा, एकदम ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। वस्तु कहाँ रखा सर, तो वस्तु का स्थिति था सर हमारा अनंत, ठीक है, वस्तु का स्थिति था अनंत। अच्छा वेरी गुड। आकार, अच्छा इससे पहले प्रतिबिंब कहाँ बना सर, एकदम ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बना बाबू, तो प्रतिबिंब बना सर फोकस पर, एकदम बहुत खूबसूरत सर, फोकस पर बना, बिल्कुल शानदार। आकार में कैसा बना सर, तो बाबू आकार में बना कैसा, तो वस्तु तो काफी दूर है ना, बना एकदम छोटा सा। देखो तो इसी बिंदु, जब यहां से नीचे आएगा ऊपर जाएगा तब ना वस्तु से बड़ा छोटा बनेगा, तो बना वस्तु से छोटा, क्या बनेगा, आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, तो प्रतिबिंब काफी छोटा बनेगा। जब वस्तु उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर, अवतल में भी यही कंडीशन था, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखो, अब वस्तु को सर अनंत में, ये मेरा केंद्र, वक्रता केंद्र नहीं, ध्रुव है हमारा। अगला हम वस्तु को अनंत और इसके बीच में मान लो यहाँ पे हमने रख दिया,
ये मेरा वस्तु है सर, कहाँ पर रखा हुआ है बाबू? तो अनंत और ध्रुव के बीच में। अनंत का मतलब कहीं पे वस्तु नहीं रख सकते, अनंत का मतलब जो हमको पता नहीं है सर, तो हमको पता था तो ये किरण बहुत दूर से आ रहा है, एरो दे दिया, मतलब ये वस्तु यहां पर रखा हुआ है। कहां पर है? तो अनंत और पी के बीच में रखा हुआ है सर। तो यहां से किरण ऐसे आया, इस पॉइंट से मैं किरण को ऐसे भेजा, किरण यहां दर्पण से टकराया, ऊपर जाएगा क्योंकि परावर्तक सतह उठा हुआ है इसका, तो लगता है कि सर कहीं ना कहीं मिल रहा है। जब मैंने मिलाया तो कहीं ना कहीं मिला सर। दूसरा प्रतिबिंब कहां से मारिएगा सर? दूसरा प्रतिबिंब मैंने बोल रहा है सर, मतलब कहां प्रतिबिंब बन रहा है? अगर और भी किरण तुम बिगोगे यहां से मान लो तो किसी और कहीं और किरण हम देते हैं, मान लो नीचे से किरण देते हैं, बाबू नीचे से किरण दिया, फिर भी टकरा कर नीचे आ गया। तो जब नीचे आया बाबू तो लग रहा है कहाँ मिल रहा है? दोनों कहीं ना कहीं पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर। कहाँ मिल रहा है बाबू? तो फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब जहां पे कटता है उसी को प्रतिबिंब बोला जाता है सर। ठीक है, तो हमने क्या रखा? वस्तु को कहाँ रखा भाई? हम ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, वस्तु कहाँ रखा? तो वस्तु को हमने रखा सर अनंत। ठीक है, अनंत पर रखा, और अनंत, एक मिनट, अनंत और फोकस है नहीं, ध्रुव, अनंत और ध्रुव के बीच रखा सर हमने। ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच रखा। अच्छा, वेरी गुड। प्रतिबिंब कहाँ बना भाई? बिल्कुल बताते हैं सर, प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब बना सर P और किसके? ध्रुव और फोकस F के बीच प्रतिबिंब बना। कैसा बना भाई आकार में? तो आकार में सर छोटे ना बनेगा, दिख रहे हैं? आकार में कैसा बना भाई? तो आकार में छोटा बना। काल्पनिक बना के सीधा बना भाई, अच्छा काल्पनिक बना के सीधा, तो दर्पण के पीछे बन रहा है सर, तो काल्पनिक बनेगा ना। इसमें भी प्रतिबिंब कैसा? काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक के साथ साथ सर सीधा बनेगा, इसका प्राकृतिक है। ये भी कैसा सर? तो ये भी सर काल्पनिक है ना बनेगा। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। जहां पे सीधा प्रतिबिंब बन रहा है समझ जाएंगे कि काल्पनिक है सर वो। ठीक है, मतलब सर जैसे जैसे वस्तु को पास ला रहे हैं प्रतिबिंब वैसे वैसे ध्रुव की ओर बढ़ रहा है सर। अनंत पे था तो फोकस पे बना, अनंत और ध्रुव के बीच रखे तो फोकस और ध्रुव के बीच बना। तीसरा कंडीशन जब ध्रुव पे रखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। यहां तक सब बच्चा नोट कर लिया होगा, मेरे को पता है यहां सब बच्चे को नोट हो गया होगा। मैं एक फिगर को इसमें हटाता हूं सर। ठीक है, मैं एक फिगर को हटाता हूं, आप लोग नोट कर लेगा यहाँ पे। चलिए मैं इस फिगर को थोड़ा सा इरेज में करता हूं। ठीक है, अगला जो तीसरा, ये दूसरा कंडीशन था हमारा सर। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन था, अगला मेरा तीसरा कंडीशन मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तीसरा कंडीशन क्या है भाई? तो ये मेरा सर अवतल दर्पण है सर। बहुत शानदार बाबू, अवतल दर्पण है। ये यहाँ पे सर हैचिंग किया हुआ है सर। ठीक है, हैचिंग किया हुआ है। तीसरा सर, तीसरा बात सर, यहाँ पे ये मेरा C है, यहाँ पे मेरा F है, यहाँ पे मेरा P है। बाबू याद रखना है, पहला कंडीशन अनंत पे रखे तो फोकस बना, हल्का आगे बढ़ाए तो फोकस और ध्रुव के बीच बना। तीसरा कहाँ रखिएगा सर? वस्तु को तो रखे थे हम यहाँ पे अनंत और C के बीच में, अगला रखते हैं वस्तु को ध्रुव पर। तो बाबू जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब भी उसका ध्रुव पे ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये एक कंसेप्ट जाता है जहां से ऑब्जेक्टिव में लड़कन परेशानी होती है। क्या होती है सर? लड़कन से पूछा जाता है सर कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और सीधा बनता है। बिल्कुल सर, वास्तविक बनता है और सीधा बनता है। गड़बड़, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है उत्तल में। तो सर सीधा बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, लेकिन एक कंडीशन में वस्तु के बड़ा कभी नहीं बनता है, वस्तु के बराबर बनता है बस एक कंडीशन में। कब कंडीशन? जब वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तब। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे वस्तु को, जैसे मैंने रखा अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे भी बना था, फोकस से और अंदर आएगा तो मतलब फोकस और ध्रुव के बीच बना। और जब ध्रुव पे रखेंगे सर तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पे ही बनती है और वस्तु के बराबर बनती है। मेरे पे एक पॉइंट मैंने आपको दिया था जो मैंने हटा दिया था। अब पॉइंट को जरा पढ़ो आराम से। दूसरा पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट तो पढ़ लिया होगा सर कि उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वेरी गुड। और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है सर वो क्या होता है? जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, बस एक कंडीशन में बराबर बनता है। कब? जब वस्तु को उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे सर
उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब ध्रुव पे ही बनती है और वस्तु के बराबर बनती है। वो नीचे पॉइंट लिखा हुआ, दूसरा पॉइंट पड़ेगा। यदि वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर स्थित है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, अरे बनेगा काल्पनिक ही, सीधा ही, लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। सर कहाँ बनता है? तो ध्रुव पे ही बनती है। इस बात को सारे बच्चों को फोकस करना है, ठीक है। तो ये रहा मेरा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब का स्थिति, ठीक है बाबू। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब का स्थिति। चलो मैं इस चीज को थोड़ा सा देख ले रहा हूं, ठीक है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब का स्थिति था सर। अगला मैं एक पॉइंट देखूंगा। उत्तल दर्पण में सारा स्थिति हम लोग पढ़ चुके थे सर। उत्तल दर्पण में स्थिति हमने पढ़ लिया था। बचा था हमारी ये ना कि भाई उत्तल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु को आगे ले जाते थे प्रतिबिंब वैसे वैसे बड़ा बनता था। याद करना, अनंत पे प्रतिबिंब था तो फोकस पे बना, अनंत और सी के बीच में ले गया तो फोकस इसके, देखो तो मैंने यहाँ पे अवतल बनाता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग उतार लिए होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए ध्यान से सारे बच्चे देखें, मैं यहाँ आपके सामने एक अवतल दर्पण बना रहा हूँ, ठीक है। एकदम ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। अवतल दर्पण मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। ये रहा सर मेरा अवतल दर्पण, ठीक है बाबू। ये रहा सर मेरा ध्रुव, ये रहा सर मेरा फोकस, ये रहा सर मेरा केंद्र, ठीक है। अनंत पर था, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। जब वस्तु और आगे बढ़े तो प्रतिबिंब हल्का आगे बढ़ा। जब वस्तु को ध्रुव पर रखें, केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब भी केंद्र पर बना था और वस्तु के बराबर बना था। फिर क्या सर, अब वस्तु को और आगे ले गए तो प्रतिबिंब का आकार और बढ़ते गया। अभी प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर आकार का था, लेकिन जब इसको आगे ले गए तो प्रतिबिंब और दूर हटा, मतलब कि आकार में और बड़ा बनते गया प्रतिबिंब। मतलब उत्तल दर्पण में जितना करीब ले जाएंगे, उत्तल दर्पण में हम वस्तु हैं, अपने फेस की ओर उत्तल दर्पण को जितना करीब ले जाएंगे मेरा फेस का नाक मुंह जितना है सर वो बड़ा बड़ा नजर आएगा। क्या आएगा? बड़ा बड़ा नजर आएगा सर। इसीलिए बोला जाता है ना कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। हजामत मतलब दाढ़ी शेव करने में। अब दाढ़ी शेव कैसे करते हो? तो दाढ़ी तो ऐसा रगड़ दिया शेव हो गया सर, लेकिन जो ये जो मूछ बनता है सर ना, ये हल्का हल्का पूरा कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो कटिंग कैसे करोगे? ऐसे आप कर नहीं सकते हो। जनरली अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण करते क्या है कि हमारा यहाँ पे मान लो ये जो बाल है ना, काफी, अब तो बाल में तो कटिंग निकालना है सर, तो एक एक बाल को काटना पड़ता है। अब एक एक बाल को हम देख नहीं सकते हैं। अवतल दर्पण को और सटा दिए ऐसे, तो और जब सटाते हैं सर ना, तो मेरा एक बाल जो होता है इतना उंगली के जैसा बड़ा हो जाता है, तो उसको आसानी से हम लोग काटते हैं। क्यों? क्योंकि जितना करीब ले गए वस्तु को प्रतिबिंब उतना बड़ा बनता है। इसीलिए हजामत बनाने में, कोई महीन काम करने में जो काम बहुत मुश्किल है, जो देखने में बहुत छोटा, हमसे आंख से नजर उतना अच्छा से नहीं आ पाता है, इसीलिए सर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कि वो बड़ा कर देता है उस चीज को, ठीक है ना। लेकिन अवतल दर्पण काफी महंगा मिलती है, इसीलिए हम लोग उत्तल नहीं समतले दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई? समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और जनरल आईना का अगर मोछ बनाना तो आईना को सटा दिया, पूरा दूर कर दिया, उस ढंग से हम लोग जूम जाम करके बना लेते हैं सर, ठीक है। तो अगला है सर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे सर, अगला पॉइंट, ठीक है ना। तो ध्यान से अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं सर बाबू। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है भाई? तो अवतल दर्पण का उपयोग सर, सबसे पहला उपयोग पहले एक तरफ पढ़ लेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ। लास्ट मेरा उपयोगी था ना, जैसे काल्पनिक समतल का उपयोग पढ़ा था। अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये आपको एक एक पॉइंट को याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, जब वस्तु ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आकार में कितना बड़ा होगा, ये सब एक वो ऑब्जेक्टिव आ जाता है सर। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखकर फिगर ड्रॉ करना है, मैंने आपको पिछले बार बताया था। अगला लास्ट हमारा अवतल उत्तर समाप्त हो चुका है सर। बचा है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे समतल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं मैं आपको सारी चीज बता चुका था। उसी ढंग से सर अवतल का उपयोग पढ़ेंगे हम लोग। अवतल का उपयोग सबसे पहला, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी को ही, दादी नहीं, दाढ़ी को ही बोलते हैं हजामत। जो शेविंग करते हैं ना सर, शेविंग को बोला जाता है हिंदी में हजामत करना। तो कोई अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में काम आता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, आंख के, कान का, नाक का डॉक्टर, कान द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल, आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर। कैसे भाई?
तो भाई आँख में, कान में मेरा कुछ अंदर घुसा हुआ है, अंदर जख्म हो गया है, सब जख्म हो गया है, तो उसको देखेंगे कैसे, नज़र नहीं आएगा, तो अवतल दर्पण को ऐसे लगा दिया और नीचे से देख रहा है क्या, जितना करीब ले जाएंगे जख्म उतना बड़ा दिखाई देगा। तो ये भी होता है आँख का, कान का, नाक का जो डॉक्टर होता है ना, वो उपयोग करता है सर अवतल दर्पण का। ठीक है। तीसरा उपयोग, गाड़ी का हेडलाइट में, साइड मिरर नहीं सर, मैं बताऊंगा। ठीक है। गाड़ी का हेडलाइट, जहां से गाड़ी चलता है ना और चलाने के सामने जो फोकस लाइट, रोड पे जो लाइट मारता है ना, उसको हेडलाइट बोलते हैं सर। जो पीला पीला लाइट निकलता है बाइक से या फिर गाड़ी से, वो जो हेडलाइट का जो शीशा होता है ना सर, वो जनरल शीशा नहीं होता है, वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है। तीसरा उपयोग सोलर कुकर में। पांचवा उपयोग, परावर्तक दूरबीन में, दूरबीन में भी लगाया जाता है सर हमारा अवतल दर्पण। ठीक है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देख लो, सब याद करना बाबू, हमेशा कभी कोई पूछ देगा कि अवतल दर्पण का 5 उपयोग बताओ। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं सर? तो उत्तल दर्पण का उपयोग बाबू एकदम सिंपल सा, गाड़ी का साइड मिरर में। साइड मिरर मतलब सर, साइड मिरर कहने का मतलब ना बाबू, ध्यान से देखना, साइड मिरर कहने का मतलब क्या होता है ना, जहाँ से गाड़ी ड्राइव करते हैं, जहाँ जिस सीट पे तुम बैठते हो आगे वाला सीट पे, उसके बगल में एक शीशा रहता है जिसको इधर उधर करते हैं हम लोग। ड्राइवर देखने का काम करता है ऐसे कि पीछे का आदमी कहाँ है कि नहीं। गाड़ी जहाँ ड्राइवर चलाता है, जहाँ तुम बैठते हो उसके बगल में गेट के पास एक छोटा सा ऐसा शीशा लगा होता है, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण होता है। हेडलाइट गाड़ी का अवतल होता है, लेकिन जो साइड मिरर होता है ना, ये उत्तल दर्पण होता है, इसको याद करना पड़ेगा। दूसरा, सोडियम प्रवर्तक लैंप, जो रोड पे लगाई जाती है ना, ये सब रोड पे लगाई जाती है सोडियम प्रवर्तक लैंप, इसको हम लोग बोलते हैं सर, इसमें उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। तो यही हमारा आज उत्तल अवतल खत्म हो गया सर। अब लोग न्यूमेरिकल बेस्ड पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना। न्यूमेरिकल बेस्ड बोले तो कि जितना भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे ना, इसको मैं हटा देता हूँ। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे सर। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक थ्योरेटिकल खत्म हो चुकी थी, प्रतिबिंब कैसा बनता है, अब न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। अवतल दर्पण से कैसे न्यूमेरिकल बनाई जाती है, उत्तल दर्पण से कैसे, कंसेप्चुअल चीजें। तो मैं फॉर्मूला के बारे में कल बात करूंगा अगले क्लास, और प्रूफ भी करूंगा उस फॉर्मूला को अगले क्लास। उम्मीद है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कल हो गई थी परेशानी। आपका क्लास सर 4 से चलता है, वैसे रूटीन से चलेगा। आज मैं क्लास आपका ऑफलाइन देना पड़ रहा है हमारा। 4 बजे से क्लास चलता था और चलेगा, और 6 बजे से स्पेशली क्लास केमिस्ट्री का है। भूलना नहीं है किसी बच्चे को, जो बच्चा को मालूम नहीं बता देगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं सर, मिलते हैं 4 बजे के बाद।